अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव्स बेस्ट चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया। तो बिना बातों को ना बढ़ाकर सीधा कहानी से शुरू करेंगे। कहानी बाइनरी के बाहर एपिसोड 52, जहाँ पर अद्विका श्रुति को लेकर घर की तरफ बढ़ रही थी। वही अद्विका के गाड़ी के पीछे लगभग 4-5 और गाड़ियाँ थे। ये सारी चीज़ें श्रुति नोट तो कर रही थी। श्रुति की गुस्सा मानो अपनी चरम सीमा पर थे उस वक्त, और वो काफ़ी शांत रही। बस अपनी दाँत पीस रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी फिलहाल वो। और हर थोड़ी देर में एक गुस्से वाली लुक जो है वो पास कर रही थी। अद्विका के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कान थी उस वक्त भी, जैसे कि गुस्से में भी वो श्रुति को न तरस कर देख रही थी। यह श्रुति मन ही मन बोल पड़ती है, हंस लो, एक बार घर तो पहुंचने दो, फिर ना मैं तुम्हारी उतारती हूँ ये बहरूपिया बनने की जोश। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें मेरे ऊपर? मुझे ऐसे पागल बना के छोड़ के रखी हो, कुछ तो सबक मिलनी चाहिए ना तुम्हें। तरह तरीके की चीज़ें वो मन ही मन बोल रही थी। अचानक अद्विका बोल पड़ती है, वैसे तुम मुझे डायरेक्टली सुना सकती हो बात। वो क्या है ना, अपनी मन में मुझे गालियाँ देने से अच्छा है कि तुम मुझे सुना कर ही दो। अब की बार वो फिर से अद्विका को एक लुक देती है और फिर से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इधर देखते देखते ये लोग घर आ चुके थे। भाई साहब, जैसे ही अद्विका अपनी कार से उतरी, उसके कार के पीछे जो कारों की सीरियल लगी थी ना भाई, पूरे चौल वालों के आंखें फटी की फटी रह गए। इधर टिल्लू आता है, उधर से शिखा आते हैं, और तो सारे बॉडीगार्ड्स जब एक एक कर कार से उतरते हैं। जब श्रुति उतरती है सबको देख के वो और चिढ़ जाती है। वो चुपचाप सीधा छत की तरफ बढ़ जाती है। अद्विका भी उसके पीछे पीछे जाने ही लगी थी, पर वो पीछे मुड़ के कुछ तो इशारा करते हैं कि सभी लोग वहाँ पे एक पोजीशन बना के खड़े हो गए। टिल्लू जो है वो काफ़ी शौक में था। अब इसने क्या किया है? ये मैम उसके पीछे भाग रहे, वही इतने सारे बॉडीगार्ड्स, कुछ हुआ है क्या? शिखा उसके माथे पे टपरी मारते हुए कहती है कि हाँ, मुझे तो इन्फॉर्म करके आई है ना। हाँ, मेरे साथ तो लिंकअप है, सब कुछ मुझे पहले से पता होती है। तुझे जितना पता है उतना मुझे भी पता है ना, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे यार, मैं क्या कोई मंदिर का घंटा हूँ क्या कि कोई भी बजा जाता है मुझे? वो श्रुति कम थी क्या? अब तू भी मुझे हर बार ऐसे मारने लगी है, बहुत गलत है ये, ऐसा मत कर। मेरी भी कुछ प्रेस्टीज है। भाई साहब, तेरी और प्रेस्टीज? टिल्लू भाई साहब, आपके प्रेस्टीज ना आजकल हमें दिखते नहीं हैं, समझ आई बात? टिल्लू बस चुप ही रहता है। उधर जो है श्रुति जैसे ही जाती है रूम में, उसके पीछे पीछे अद्विका आ चुकी थी। श्रुति पिल्लू को उठाती है और दे फेंक के मारती है। एकदम अद्विका के मुंह पर गिरती है वो। अद्विका थोड़ी चौंक गई, पर उसने कैच कर ली थी पिल्लो को। अब ये क्या है? बात करनी है ना तुम्हें, करो बात। अब तो मैं भी करना चाहती हूँ, करो करो, क्या बात करनी है? अब देखो, तुम गुस्से में हो, मैं समझ सकती हो। अरे तुम्हें समझने की क्षमता है भी? क्या समझ सकती हो तुम, बताओ। हाँ, 3 दिन से मुझे पागल बना के रखी हो। तुमने उल्लू को देखा है कभी? उल्लू? व्हाट डू यू मीन? अरे उल्लू दिखा नहीं कभी, जो रात भर जगे रहते उल्लू की तरह? वो उल्लू मैं हूं, मैं। तुमने मुझे उल्लू बना के छोड़ी है। अब देखो, आई हैव सम रीजन जिसकी वजह से। तुम्हारी रीजन की ऐसी की तैसी? हाँ, कौन सी रीजन तुम्हारी? हाँ, मेरे रातों की नींद चुराकर, मेरे चैन चुराकर अब तुम अपनी रीजन बता रही हो मुझे? देखो, गुस्सा मैं भी कर सकती हूँ, पर आराम से बैठ के बात करते हैं। बात ही तो करनी है मुझे। और ये कितने सारे लोगों को लगाए मेरे पीछे? हाँ, क्यों? कौन सा मैं महान हस्ती हूँ मेरे पीछे इतने सारे लोग लगाने की वजह? बताओ। अब इसकी ज़रूरत है मुझे नहीं है, इसकी ज़रूरत तुम्हें है। तुम अपनी रक्षा करो, मेरी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं काफ़ी हूँ अपनी रक्षा करने के लिए। नहीं, काफ़ी नहीं हूँ। और अब धीरे धीरे कर अद्विका उसके करीब बढ़ रही थी। भाई साहब, अब की बार श्रुति ने दूसरा पिलो उठाई और दे मारी। फिर अद्विका उसे साइड कर फेंक देती है। अब वो तीसरा पिलो भी लेती है और फिर से अब वो फेंकती नहीं है, उसी से मारने लगी थी। टिल्लू जो है आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। हंसते हुए बोल पड़ता है, ये है राजकुमारी जो हमारी श्रुति से मार खा रही है? यकीन नहीं हो रही है? देख रही है तू? मतलब श्रुति के आगे एक भी नहीं चल रही है उनकी, कैसे मार खा रही है चुपचाप।
तभी शिखा बोल पड़ती, इसे मार खाना नहीं कहते हैं, वो बस समझाने की कोशिश कर रहा है बस। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं यार, ये दोनों लड़ते हुए भी कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम वो होता है ना जो लव मैरिज करके, मतलब बिल्कुल वैसे वाले सिचुएशन। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी लव मैरिज हुआ है इनका, बस लड़ाई झगड़े में ज़िंदगी बितानी है, वैसे वाला। हाय हाय, तू कुछ ज़्यादा इनकी शादी के पीछे नहीं पड़ गया है? अरे इसमें मेरा क्या गलती है? देख, मेरे घर में भी ऐसा माहौल है, पता है ना, मम्मी पापा वो भी तो लव मैरिज किए है ना, बिल्कुल वैसा वाइब्स आ रहे हैं मुझे सामने से। इधर तभी अद्विका ने श्रुति की दोनों हाथों की कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच ली, बड़ी कस के। इतनी कस के खींची कि श्रुति की चिक्स जो है उसके लिप्स के साथ टकरा जाती है, क्योंकि श्रुति ने अपनी फेस को एकदम से साइड कर ली थी। अद्विका ने बड़े प्यार से चिक्स पर किस करती है, फिर उसके चिन पर, फिर उसके नोज को अपनी नोज से हल्का सा रब करती है। क्या हुआ? खत्म हो गई एनर्जी? बस इतू से? अब तुम थक गई? मुझे तो लगी तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, पर 5 मिनट से ज़्यादा तुम तो ठीक ही नहीं पा रही हो। इट्स सो सैड। तुम्हें अच्छे अच्छे खाना खानी चाहिए, इससे तुम्हारी एनर्जी बूस्ट होगी। भाई जैसे ये बात कही ना, जो अपने पैरों से एक लात मारी है ना श्रुति ने अद्विका को, अद्विका फौरन उसके हाथ को छोड़ दी और अपने पेट पर हाथ रख ली। इधर श्रुति बोलती है, हाँ क्या कह रही थी तुम? मुझे अच्छे अच्छे खाना खानी चाहिए एनर्जी बूस्ट के लिए, कमज़ोर नहीं हूँ मैं। ज़्यादा जोर से नहीं मारी तुमने। इधर टिल्लू जो ही इतनी ज़ोर से हंस पड़ता है ना, तभी अद्विका और श्रुति की दोनों की नज़र इस तरफ चले आते हैं। टिल्लू फौरन बोल पड़ता, अब वो तो मैं बस देखने आया था कि ये इतने गुस्से में क्यों है। वैसे श्रुति इतनी ज़ोर से नहीं मारने चाहिए थे, मतलब अगर वो लड़के होते तो, मतलब समझ रही है ना तो। नहीं है वो लड़का। अब नहीं, वो मैं बस मजाक ही कर रहा था। तुझे चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत सारे काम है, मुझे काम पे जाने हैं। और ये बोलते हुए वो पीछे से भाग गया। शिखा आती है, क्या कर रही है तू? हाँ क्या कर रही हूँ मैं? 3 दिन से ये गायब रही है, इसका फ़ोन स्विच ऑफ, इसको मैंने कही थी कहीं जाना मत, लेकिन क्या हुआ, सुबह होते ये गायब। चोर हो तुम? हाँ क्या तुम चोरी करती हो? नहीं, चोर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्यों गई? हाँ अगर इतना ही ज़रूरी थी तो ठीक है, मुझे बोल के जाती ना। तुम्हें बोल के जा नहीं सकती थी क्योंकि तुम हल्ला मचा देती। वाह, हल्ला मचा देती? नहीं, कौन सा मैं तुम्हें खा जाती? हाँ तुम्हें अपनी याददाश्त पे थोड़ा ज़ोर डालनी चाहिए। जैसे ये बात अद्विका ने कही, श्रुति फौरन चुप हो गई। शिखा हंस पड़ती और वो बोलती कि मैं चलती हूँ, आप दोनों आराम से बात कर लीजिए। अब वो चली जाती है। उसके जाने के बाद ही यहाँ अद्विका जो है दरवाज़ा लॉक कर देती है। श्रुति बोल पड़ती है, अब ये दरवाज़ा क्यों लॉक करी हो? हाँ जताना क्या चाह रही हो तुम? पहले गायब हो जाओ, फिर एकदम से प्रकट हो जाओ। प्रकट होने की बात नहीं है, मैंने कही थी कि 2 या 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। ओके, तुम क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाई है तो मैं सॉरी कहूँ? श्रुति उसे देख रही थी। बोलो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं सॉरी कहूँ? अब जो है श्रुति अपनी फेस को दूसरी तरफ कर देती है। वो बेड पर बैठ चुकी थी। सच में वो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसका गुस्सा भी जायज़ थी अपनी जगह पर। भाई वो जो एक्सीडेंट होने वाले थे वो तो शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, अगर कुछ हो जाते तो। और इसके बाद जिस तरह से वो गई, और जब से अद्विका गई, श्रुति की दिल दिमाग में सिर्फ अद्विका ही छाई हुई थी। उसका फिक्र सता रहे थे श्रुति को। बहुत परेशान थी वो, एक पल के लिए भी अपने दिमाग से अद्विका को निकाल नहीं पाई। बड़ी लाचार थी, क्योंकि वो तो बात भी नहीं कर सकती थी, स्विच ऑफ थी फ़ोन, तो कांटेक्ट कैसे करती वो? इस तरीके से देखा जाए तो उसका गुस्सा अपनी जगह पर जायज़ थी। और अद्विका जब ये बात समझ जाती है, उसके चेहरे पर एक फर्म सा एहसास थी। वो धीरे धीरे कर श्रुति के पास आती है। श्रुति अब भी दूसरी तरफ फेस करे हुई थी, मुंह फुला के। तभी अद्विका क्या करती है, वो अपने घुटने पर बैठ जाती है, श्रुति की
साइड पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए बेड की तरफ। अगर तुम इससे मान जाती हो तो मैं ये ज़रूर करूँगी। आई एम सॉरी। मुझे एटलीस्ट तुम्हें बता के जानी चाहिए थी, और वो भी अगर नहीं कर पाई थी तो एटलीस्ट तुमसे बाद में बात करनी चाहिए थी फ़ोन पर। जैसे ही श्रुति अद्विका की तरफ मुड़ी ना, वो हैरान रही। अद्विका ज़मीन पर ऐसे घुटनों पर बैठी हुई है, अपना सर झुका के। थोड़ी अजीब लगी उसे, और अगले ही पल वो बोलती कि ठीक है, अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, अच्छा दिल है मेरी, मैं माफ़ कर देती हूँ बड़ी आसानी से, तुम्हारी सॉरी मान ली मैंने। पर अगले ही पल वो फिर से उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोलती कि दोबारा ऐसी गलती करी ना तो माफ़ी तो छोड़ो, तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। तो भी अद्विका क्या करती, एकदम से थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ जाती है और सीधा श्रुति की होठों में अपनी होठ समा देती है, एक हल्का सा स्मुच, और वो पीछे हो जाती है। मैं भी तो नहीं चाहती हूँ ना कि तुम मुझे छोड़ो। लॉजिक की बात है, थोड़ा ध्यान से सोचोगी तो समझ आओगी, यू नो व्हाट आई मीन। श्रुति पूरी लाल हो जाती है। तभी अद्विका जो है श्रुति की लैब पर बैठती है। ये क्या 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 कर रही हो तुम? भूल गई? मैंने कही थी ना कि मुझे सिर्फ बात ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो कैन आई? देखो मुझे ना बहुत सारी काम है। एक तो ना पता नहीं तुम्हें हो क्या गई है, तुम चढ़ क्यों रही हो मेरे ऊपर? हटो हटो। सॉरी, पर बहुत लेट हो गई है अब। और ये कहते ही अगले ही पल वो श्रुति की नेक को ग्रैब करते हुए बस उसकी नेक पे हल्का हल्का किस कर रही थी। श्रुति की पूरी शरीर जो है वो स्टिफ हो गई थी। और तभी नेक से होते हुए धीरे धीरे कर वो फिर से उसकी होठों के करीब आती है और एक पैशनेट किस करती है। और जैसी अब श्रुति उसे परफेक्ट वे में रिस्पॉन्स करने लगी थी किस में, तभी वो पीछे हट जाती है। आई थिंक ये काफ़ी है। श्रुति अभी लाचार वाली नज़रों से देख रही थी उसे कि इसका क्या मतलब है, मतलब तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो करोगी। ऐसे क्यों देख रही हो? कर ली मुझे जो करनी थी, दैट्स इट, बस। हाँ, अच्छा तो तुम्हें और चाहिए? वो एक कहावत सुनी तुमने क्या? कुत्ते की दुम ना वो टेढ़ा टेढ़ा ही रहती है, उसको जितनी भी सीधा करने की कोशिश करो ना वो सीधा होती नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम उस कुत्ते की दुम की तरह हो जो कभी टेढ़े से सीधा नहीं हो सकती। बकवास। और ये कहते हुए वो चिड़चिड़ाते हुए साइड में चली जाती है। अद्विका के चेहरे पर अब भी हंसी थी, लेकिन पल भर में ही वो हंसी गायब हो गई। वो चुपचाप आके चेयर पे बैठी। वो किसी को कॉल लगाती है। अगले ही पल सामने से कॉल रिसीव होकर जो बात आते हैं, मैम उनसे पूछ लिया गया है और आपका शक सही है, महाराज की तरफ से आए हैं ये लोग। इनको इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि श्रुति मैम को उठाने के लिए। आगे क्या करना है मैम? इनको छोड़ दो, पर ये कह के भेजो कि जो काम करने की महाराज सोच रही है उसे बंद कर दे, और अगर एक और कदम बढ़ाया तो ये उनके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। वो महाराज है, ऐसे पीछे से वार करना शोभा नहीं देता उनको। अगर उनको लड़ना ही है तो सीधा मुझसे लड़े। जी मैम, ये इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। कट। और उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। श्रुति तो रिफ्रेश वगैरह हो चुकी थी और आती है, देखती है उसका चेहरा अद्विका का पूरी सीरियस थी। क्या हुआ? पल भर में ही वो एक्सप्रेशन गायब हो जाती है। नथिंग। कुछ होना चाहती हो क्या? मतलब कुछ करवाना चाहती हो? ये तुम डबल मीनिंग वाले बातें ना मेरे सामने मत किया करो। सबसे पहले ना ये जितनी भी भारे के टट्टू है इनको निकालो यहाँ से। मुझे ना घुटन होती है, मतलब इतने सारे लोग पीछे पीछे घूमते हैं, मतलब गली के उस पार में चाय भी पी नहीं सकती हूँ मैं जाकर, कितनी अजीब लगती है। तभी अद्विका उसके सामने आती है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताने वाली हूँ, ठीक है? मेरी कुछ काम है मुंबई में, तो लगातार मुंबई और यहाँ आते जाते रहूँगी। और जब जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी तुम्हारे आसपास इतने ही सारे लोग होंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना प्लीज़, इट्स ए रिक्वेस्ट। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मुंबई में क्या करने जा रही हो? मतलब तुमने अभी कहा वहाँ पे कुछ काम है, क्या काम है वहाँ पर? वक्त आने पर बता दूंगी। ये जो तुम्हारा वक्त है ये कब आने वाली है? हाँ, वक्त आते आते ना तुम गायब हो जाती हो। ऐसे गायब कभी नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। अब तो मुझे तुम्हारे वादे पर भी भरोसा नहीं रही। मतलब रात को जो बंदी मुझे ये कह रही है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुबह होते ही वो फुर। मैंने उस वक्त वादा तो नहीं की थी, मैंने कही थी कि देखते हैं। देख तो ली ना मैंने, अब सॉरी तो बोल दी ना। अब क्या तुम इस बात को लेकर बस झगड़ोगी मुझसे? झगड़ती वगड़ती नहीं हूं मैं, मुझे गुस्सा आई, बस गुस्सा उतर रही हूं। ठीक है, खाना खाने चले? ठीक है, चलते हैं खाना खाने। वैसे भी भूख लगी है, खाली पीली बस दिमाग खराब कर लो। और वो इतने सारे लोग थे कौन, वो तो नहीं बताए तुमने? जो भी थे उनका हो गई है चीज़ें। क्या हो गई है? बहुत सवाल करती हो तुम, वक्त आने पर तुम्हारी हर सवालों का जवाब दे दूंगी। अभी शांत रहो और चलो मेरे साथ। यही यही तुम्हारा रूप ना मुझे समझ नहीं आती। कुछ पल पहले बड़ा रोमियो बन रहे थे तुम, हाँ? अब कहाँ गई तुम्हारी रोमियोपना? तो तुम चाहती हो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रोमांस करूं? रियली यू वांट इट? नहीं, मैं वैसा नहीं कह रही हूँ, कुछ भी अपने हिसाब से बना लो तुम। बस मुझे बदनामी करनी है तुम्हें। अब की बार अद्विका उसकी कमर से पकड़ते अपने और खींचती है। बदनामी तो होगी, पर इस बदनामी सिर्फ मोहब्बत की होगी। छी, कितनी मतलब क्रिंज वाली बातें करती हो, समझ भी आती है तुम्हें? बाय द वे ये सब ना मैंने तुमसे ही सीखी है। ये जो भी क्रिंज वाली बातें हैं ये अक्सर तुम करती हो, मैं नहीं। तो ये जो भी तुम्हारे तरफ आ रही है ये तुम्हारी ही है। वाह जी वाह, मैंने सिखाई तुम्हें? गालियां भी आती है, सुनाओ क्या? अब की बार श्रुति चुप, वो कुछ नहीं कहती है। मैं गालियां नहीं देती हूँ। हो रियली? मेरे पास ना एक अच्छी सी रिकॉर्ड है, सुनना चाहोगी? भाई उसके बाद अद्विका जो है वो फ़ोन ऑन करती है, वो एक जो है ऑडियो वो ऑन करती है। भाई साहब क्या शुद्ध गाली थी ना, जैसे सुनती ही श्रुति की कान गर्म हो गई और वो फ़ोन को खींचते हुए वो ऑडियो ऑफ करती है। बस ये ये कब की है? मैंने किसको इतने सारे गालियाँ दी, वो भी इतनी बुरी बुरी? सोचो, अगर वक्त से पहले याद आ जाए तो अच्छी बात है, वरना वक्त आने पर मैं ही बता दूंगी। अरे क्या तुम सीधे सीधे नहीं बता सकती हो क्या? मूड नहीं है, चलो खाना खाने चलते हैं। और हाँ, तुम्हारे दोस्त भी साथ जा रहे हैं तो अब वो कुछ और नहीं कहती है। यहाँ से ये लोग जो है सबके सब, जो टिल्लू था वहाँ पे, शिवा था, यहाँ गायत्री, शिखा, ये लोग सभी एक साथ जाते हैं एक बड़ा से रेस्टोरेंट में वहाँ पे खाना खाने के लिए। ये लोग बस बैठे ही थे कि वहाँ पर प्रीत आ जाती है। अब प्रीत को देख के जो श्रुति है वो काफ़ी खुश हो जाती है, वो भागते हुए आती है, गले से लगा लेती है। दीप कैसे आप? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है, आप सैड से लग रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो बैठते हैं। एक्चुअली उनको बुलाया गया है। खाना वगैरह खा ही रहे थे और टिल्लू बस प्रीत को देख रहा था, वो होता ना छुप छुप के वाला नजरे, वैसे। उसी दौरान शिखा ने कोनी भी मारी है। अबे बेवकूफ़, उसको निहार मत, अपना खाना खा। तो मतलब डुबाएगा सब कुछ? अरे क्या डुबा रहा हूँ, काफ़ी दिन बाद देख रहा हूँ तो हाय हेलो तो कहना चाहिए। तुम लोग तो मतलब बात ही नहीं करने दे रहे हो यार। हमेशा कुंवारा थोड़ी ना रहूँगा यार, कभी तो अपना दोस्त का सोच लिया कर यार। वाह, बड़ी है तुझसे। तो क्या, प्यार में उम्र को थोड़ी ना देखा जाता है। बड़ी है तुझसे, वैसे तो श्रुति से भी बड़ी वो अद्विका मैम है, तो क्या हुआ? हाँ, वो लड़ा रही ना इश्क। जैसी ये बात कहता है ना, प्रीत थोड़ी सुन लेती है। कुछ कह रहे आप?
अब नहीं जी, वो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो मेरे दोस्त ना कुछ ज़्यादा ही मुझ पर जान छिड़कते हैं। मुझे लेकर ना काफ़ी पॉजेसिव है ये, मतलब मैं किसी को देख भी लूँ तो इनके जल जाती है। शिखा बोलती है, अच्छा हम ओवर पॉजेसिव है, और नहीं तो क्या, देखने भी नहीं दे रहे, बात तो दूर की बात है। तू अपना खाना खा ना। टिल्लू फिर प्रीत की ओर देखने लगे थे। इधर खाना वगैरह कंप्लीट होने पर ही ये लोग अब वापस घर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ श्रुति नोट करती है कि प्रीत और अद्विका में कुछ बातें तो ज़रूर होते हैं। जब ये लोग उठ रहे थे, श्रुति अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी, तभी इन सब के नज़र अद्विका पर चले जाते जो प्रीत से बात कर रही थी। प्रीत ऐसे लग रही थी कि वो थोड़ी अपसेट है। इधर टिल्लू बोल पड़ता है, बेब तेरी इस दी को हुआ क्या है? हमेशा तो हंसती खिलती रहती है, अब आज इतना मुरझाई हुई क्यों है? पूछा नहीं तूने? बात करने की मौका मिली मुझे? हाँ, तो जाके अब पूछ ले ना, वही तो खड़ी है, जा जाके पूछ ले। अच्छे नहीं लग रहा ना ऐसे मायूस सा चेहरा। तभी श्रुति बोलती कि इतना अगर तकलीफ हो रही है तो तू जाके पूछ ले ना, कुछ कर ले, वो हंस देगी, हो जाएगी तेरी चीज़ें कोठा पूरा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपसेट लग रही है, बस इसीलिए तो कहा मैंने, सबको मेरे ऊपर ही नज़र डालनी होती है, हद है। जैसी अद्विका आती है वो चुपचाप कार में आके बैठ जाती है। श्रुति पूछती है लेकिन प्रीत कहती है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और तब जाके जब ये लोग वापस आते हैं तो श्रुति की प्रोफेसर भी आ चुके थे उसे पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ने में लग जाती है और अद्विका कुछ करने लगी थी बाहर बैठे। ये तो थी चांदनी चौक की सीन। अब बढ़ते हैं जोधपुर की तरफ। महाराज जोधपुर में पहुंच चुके थे तो वो काफ़ी गुस्से में थे और कहीं ना कहीं महारानी से सामना भी होता है। अनेक बात होती है यहाँ पर, महारानी बहुत गुस्से में थे, पर जैसे कि महाराज उनकी बातों को सीरियस लेते ही नहीं है। वही शाम तक उन्होंने फिर से बोर्डरूम में जैसे मीटिंग बुलवाए थे, बहुत सीरियस, एक इमरजेंसी मीटिंग की बंदोबस्त भी हो जाते हैं। बड़े एलईडी स्क्रीन पर रेड नंबर्स दिख रहे हैं। कंपनी के शेयर्स जो है वो गिर चुके थे काफ़ी हद तक। कई प्रोजेक्ट जो है वो डिले भी हो चुका है। इन्वेस्टर्स लगातार प्रेशर बना रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स के चेहरे पर चिंता की छाप साफ साफ नज़र आ रहे थे। वहीं पर चीफ फाइनेंशियल जो ऑफिसर थे वो बोल पड़ते, महाराज पिछले कुछ हफ्तों में राव एम्पायर काफ़ी नुकसान में है। 3 बड़े क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, कैश फ्लो भी लगातार कम हो रहा है। तभी जो है एक और मैनेजमेंट हेड बोल पड़ता है, सर ग्राउंड ऑपरेशंस भी स्लो हो गए हैं, कई डिपार्टमेंट्स में डिसीजन मेकिंग रुक गए हैं, जो काफ़ी गंभीर सिचुएशन माना जाता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव भी बोल पड़ता है, क्षमा करेगा महाराज, पर एक कड़वा सच तो मानना ही होगा। जब तक राजकुमारी अद्विका ने सब कुछ संभल रही थी तब तक सारी चीज़ ठीक थे, प्रोजेक्ट भी वक्त पर कंप्लीट होता आया है, रिस्क मैनेजमेंट, नेगोशिएशंस और क्राइसिस भी बहुत अच्छे से हैंडलिंग हो जाते थे। पर अब तो चीज़ें बदतर से भी बदतर हो रहे हैं। हम इस नतीजे में आ गए हैं कि ये कहना इजी है कि उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकते चीज़ों को हैंडल। रूम में सन्नाटा छा जाते हैं ये सुनने के बाद। तभी एक और सीनियर एग्जीक्यूटिव बोल पड़ते हैं, बहुत हिम्मत जुटा के, अगर राव एम्पायर को बचाना है महाराज तो हमें राजकुमारी अद्विका को वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। भाई ये जैसे ही वो कहे ना, महाराज की आंखों में गुस्सा उतर आए। बस बहुत हुआ, इस दरबार में दोबारा उसका नाम कोई नहीं लेगा। राव एम्पायर किसी एक इंसान के सहारे नहीं चलता है। अगर वो चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि राव वंश खत्म हो गया है। मैं खुद इस एम्पायर को संभालूंगा। ये कहते कहते वो अपने भाई की ओर देखते हैं जो सर झुका के साइड में खड़े हुए थे, और वो सीधा बोल पड़ता है अब उनकी ओर देखते हुए, और तुम 128 करोड़ की जो लापरवाही हुई है उसका हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आज के बाद तुम्हारा हर फाइनेंशियल अप्रूवल मेरे इजाज़त से ही होगा, और अब एक भी गलती तुमसे या तुम्हारी बेटे से हुआ तो रिश्ता देखकर फैसला नहीं सुनाऊंगा। समझ आई बात? उनका भाई जो है यानी जो काका सा है वो सर झुका के जैसे नोट कर लेता है।
तभी वो फिर बोल पड़ता है, युवराज से बात करो। अब उसकी हालत कुछ हद तक सुधर आ गया है। कल से वो राव एम्पायर की कमेंट संभालेगा। मैं हर कदम उसका साथ रहूंगा। ये बात सुनते ही काका साहब की आंखें चमक गए। फिर वहां पे बुलाए जाते हैं युवराज को। बेचारा, उसकी हालत देखने के लायक तो थे ही, अपना सर झुकाए हुए। वो मेल ईगो जो है अब रही नहीं। उसे पता है कि उसने क्या गलती करा है, और उसने जो भी किया है अब खुद से नज़र वो ला नहीं पाता है। वो सर झुकाते हुए आता है और सीधा बोलता है, माफ़ करें महाराज, पर मैं अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ हूँ, और ये पूरा कारोबार संभालना मेरी बस की बात नहीं है। जैसे वो ये बात अटकते हुए कहता है ना, तभी महाराज अपनी सख्त लहजे में फिर बोल पड़ते हैं, राव वंश के युवराज बोझ से भागते नहीं, उसका सामना करता है तो तुम्हें भी करना ही होगा। आई बात समझ? चे महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस वो बोर्ड मीटिंग वहीं पर समाप्त होते हैं। अब यहाँ से लगभग 1 महीने तक चीज़ें काफ़ी स्मूथली चल रहे थे। यहाँ से अद्विका मुंबई आती जाती रहती, लेकिन अद्विका ने अभी श्रुति को सच्चाई नहीं बताई है कि वो एक पूरी एम्पायर की अब ओनर है। नहीं बताया उसने। सारी चीज़ वही हैंडल करती है। और जब वो मुंबई चली जाती है तो यहाँ पे श्रुति के लिए जो सेफ्टी स्कॉट है वो तैयार रहता है। हाँ, श्रुति काफ़ी परेशान हो चुकी थी इससे, और जब भी अद्विका से इस बारे में बात करती है तो अद्विका रिक्वेस्ट करके उसे समझा देती है। पर बीच में जो प्रीत थी वो भी अब श्रुति के साथ रहना शुरू करी थी, क्योंकि महाराज की सारी चीज़ों को थोड़े बहुत चेंजेस करे गए थे। पुराने सारे एम्प्लॉय को काम से निकाल दिए गए और नई तरीके से सारी चीज़ों की फिर से शुरुआत किया गया है। हर एक चीज़ को जो अद्विका ने सिस्टमाइजली चेंज करके दी थी, हर एक चीज़ को वो सब कुछ बदल दिए गए। महाराज अद्विका से कोई भी चीज़ें रखना नहीं चाहते थे। उससे बनाए हुए हर एक सिस्टम को वो बदल दे चुके थे। और इस 1 महीने में अद्विका और श्रुति की रिश्ता और भी गहरा हो गई। लेकिन हाँ, काफ़ी लड़ झगड़ते हैं ये दोनों, बिल्कुल वो टॉम एंड जेरी की तरह। और दूसरी ओर प्रीत के आने से कुछ हद तक भला टिल्लू का भी हो गया। और कहीं ना कहीं प्रीत को यहाँ लाने की एक खास वजह ये भी थी अद्विका की, कि जब वो नहीं रहती थी यहाँ श्रुति के पास तो एटलीस्ट प्रीत जो है वो श्रुति का ध्यान रख सकती थी एज ए सिस्टर। उस नाते उसको यहीं पे रहने के लिए कह दी थी। और ये जो टूटी फूटी बिल्डिंग थी ना, 1 महीने में इसका पूरा छवि बदल दिए थे, थोड़ी बहुत मरम्मत करके। तो नीचे की फ्लोर में ही प्रीत रहती थी, और इनका रूम भी थोड़ी बहुत और ठीक कर दिए गए थे जो छत पर थे। कुछ भी चीज़ें नहीं बदले थे, बस थोड़े बहुत लड़ झगड़ना। वैसे लड़ाई भी प्यार की दूसरी नाम है कहा जाता है, नोकझोंक जो भी ये सब हो रहे थे। लेकिन वहाँ जोधपुर में हंगामा मचे हुए थे, क्योंकि 1 महीने के बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट महाराज के सामने पहुंचते हैं उनकी पूरी दिमाग खराब हो जाती है। राव एम्पायर के शेयर्स लगातार गिरते ही जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स मीटिंग छोड़कर चले जा रहे थे एक एक कर। एम्प्लॉयज़ अक्सर अब बस परेशान ही रहते हैं। कोई बड़े प्रोजेक्ट कभी भी डेडलाइन मिस कर देते हैं। मीडिया के हेडलाइन में आजकल सुर्खियों में है राव एम्पायर की चीज़ें। राव एम्पायर फेसेस बिगेस्ट बिजनेस क्राइसिस, लीडरशिप क्राइसिस हिट्स राव एम्पायर, तारे तरीके की चीज़ें। और युवराज रात भर फाइल्स देखता रहता है, लेकिन हर नए फैसले के बाद कोई ना कोई नई मुश्किल खड़ी ज़रूर हो जाता है। महाराज खुद भी हर डिपार्टमेंट में दखल तो देते हैं, लेकिन जितना संभलने की कोशिश करते हैं उतना ही चीज़ें बढ़ती जा रही है। अब फिर से बोर्ड मीटिंग की आयोजन किया गया है। चीफ फाइनेंशियल जो ऑफिसर थे वो बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोल पड़ते हैं, महाराज 1 महीने में राव एम्पायर की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर इस तरह से चलता रहा तो हमें सिर्फ नुकसान ही नहीं, हम पूरी एम्पायर को खोने वाले हैं। पूरी तरह से मार्केट पोजीशन हम खो देंगे।
अगर ऐसे चलते रहे तो ज़्यादा दिन तक हम सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ तो सोचने पड़ेंगे। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ चीज़ें, मेरे पास केवल एक ही शख्स है जो हमें इस हालत से बचा सकते हैं, और वो है राजकुमारी आद्विका। अगर अभी भी हमने उनके हेल्प नहीं लिए तो कभी उठ नहीं पाएंगे। आपका फैसला जो आपने युवराज को पूरा कारोबार सौंप दिया, लेकिन वो अब तक का सबसे बड़ा गलत फैसले थे महाराज। आपको सुनना ये खराब लग सकता है पर यही सच्चाई है। तभी युवराज खड़ा हो जाता है, अपना सर झुकाते हुए थोड़ी चलते हुए आता है और बोल पड़ता है कि माफ़ करिएगा महाराज, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है, आपने भी हमारा साथ देने की पूरा प्रयास किया है, पर फिर भी चीज़ें अगर नहीं होता है तो मेरा कोई हक नहीं बनता है कि अब मैं इस पद को संभालूं। इसीलिए मैं पीछे हटना चाहता हूँ। मैं इतनी बड़ी कारोबार को संभाल नहीं पाऊँगा। और यही कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है ना, काकासा के सामने पड़ जाता है। काकासा दिल लगा के एक मारता है उसके गाल पे। तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ? हाँ, मैं था ना, मुझसे पूछे बिना तुमने ये किया क्यों? देखिए पापा, जितना करने थे ना कर लिए, आपने भी जितना करना था आपने कर चुका, और नतीजा आज इस परिवार का ये हालत है। देखिए, आगे मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगा, जितना हो सकता था कर लिया, और चीज़ें बदतर से बदतर ही हुआ। अब और नहीं, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ें बिगाड़े मत। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है, मायूसी पूरी तरह से छाया हुआ। जा ही रहा था थोड़ा बहुत बेख्याली में, तभी सामने से आती हुई मीरा को एक नज़र देख लेता है। पल भर में ही उसका सर झुक जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मीरा ये साफ साफ देख चुकी थी पर कुछ कहती नहीं है, उसकी बस आंखें भर जाती है। या काकासा भी पूरे गुस्से में बौखला चुके थे। कुछ लोग होते हैं ना कि अपना काम ठीक से कर नहीं पाते हैं पर उसका गुस्सा किसी और पे निकालेंगे। काकासा और महाराज कुछ इस प्रकार के ही है, आखिरकार दोनों भाई जो है। महाराज का गुस्सा भी अब सीधा अद्विका के ऊपर ही आते हैं, और कहीं ना कहीं काकासा के गुस्सा भी। उन दोनों का सोच कुछ प्रकार इस तरह की थे कि अगर अद्विका ऐसा कुछ नहीं करती तो इतनी बुरी हालत अब नहीं होती। कहीं ना कहीं वो दोष दे रहे हैं अद्विका पर ये भूल गए कि ये जो भी हुआ है जिम्मेदार केवल यही है। अब एक खतरनाक सी चीज़ें सोचने लगे थे महाराज, और वो मीटिंग को वही पे रद्द कर दिए, अपने कमरे में चले गए काफ़ी गहरी सोच में। और फिर उन्होंने किसी को कॉल किया है। वो जो भी है उसका जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा करो कि ये सब कुछ तबाह हो जाए। उसे गिराते हुए मेरे पास ही आना होगा, आनी चाहिए। इसके लिए जो भी करना है करो, ज़रूरत पड़े तो उसकी कमज़ोर कड़ी पे भी वार करो, वो अपने आप ही आ जाएगी। जिसके लिए वो इतना सब कुछ किया है, अगर उसी पर बात आएगी तो वो अपने आप ही आ जाएगी। यही कहते हुए वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सच कहते हैं, ये जो घर परिवार की कुछ पॉलिटिक्स चीज़ें होते हैं ना, ये भी बड़ी काफ़ी भयंकर होते हैं। देखो, पॉलिटिक्स केवल पॉलिटिशियन नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स हर जगह पे होती है, घर पे होती है, ऑफिस में होती है, हर जगह पे भी। पर जो भी होते हैं ना, बड़ी गंदा होती है। तो जानेंगे आगे की कहानी में कि क्या बदलने वाली है, और क्या अद्विका बताएगी श्रुति को सच्चाई, और आखिर महाराज क्या वार करने वाले हैं अद्विका पर। जानेंगे आगे। तब तक ध्यान रखिए सभी अपना, और अपनों का ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बेहद जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।